हेलो स्टूडेंट। तो आप लोग जेई मेन का एग्जाम दे चुके हैं और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। आप लोग एक बार और देना चाहते हैं और दूसरे अटेम्प्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। तो हम भी आपका उसमें सहयोग करना चाहते हैं। तो ये है कि जब अप्रैल में एग्जाम होने वाला है तो समय क्या है, बहुत कम है। लेकिन ये है कि सारा थ्योरी हमको रिवाइज भी करना और क्वेश्चन को उसमें कैसे लगाना है ये भी जानना है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि आपके लिए थ्योरी को कम कम से कम समय में सारे थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कोई भी चैप्टर में कौन सा थ्योरी है, उसको कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे ताकि जो जेईई मेन लेवल का हो, जेईई एडवांस लेवल का कुछ हो, कि कैसे कैसे उस थ्योरी को अप्लाई करते हैं। तो उससे आपको क्लियर होगा कि जो हम थ्योरी पढ़े हैं कि जो आसानी से रिवीजन भी हो जाए थ्योरी का और साथ साथ में उसको अप्लाई करने भी आ जाए, जिसके कारण क्या होगा कि आप अगले अटेम्प्ट में मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो फिर आपका अच्छा से अच्छा कॉलेज भी मिल पाएगा। तो यही हमारा चाहत है कि आप अच्छा से अच्छा जीवन में करें। तो इसके लिए हम रिवीजन कराने जा रहे हैं कि थ्योरी का रिवीजन, तो सारा थ्योरी पे हाईलाइट करने वाला है कि कौन सा थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा थ्योरी क्या है। उस हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सबसे पहले देखिए, होता ये है कि कुछ चैप्टर ऐसा है जो बहुत ही इग्नोर्ड होता है, जैसे कि ज़्यादातर बच्चों का बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये तीनों चैप्टर काफ़ी रिलेटेड है एक दूसरे से। स्टार्ट होता है बाइनोमियल से और ख़त्म होता है प्रोबेबिलिटी तक। अब ये है कि ये तीनों चैप्टर में बहुत आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन इग्नोरेंस के कारण ये चैप्टर छूट जाता है और वहाँ पे क्वेश्चन भी छूट जाता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम से स्टार्ट करेंगे और बाइनोमियल थ्योरम का पहले शॉर्ट्स में देख लेंगे, जल्दी से जल्दी में देख लेंगे कि उसका थ्योरी है क्या, उसमें बेसिक बेसिक क्या थ्योरी है। फिर ये देखेंगे कि क्वेश्चन का जब एनालिसिस आएगा तो इसमें देखेंगे कि जो हम थ्योरी अभी देखे उसको किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, और वो अगर क्वेश्चन में आगे बार आपके पास अप्लाई करने आ गया तो फिर आपका सारा क्वेश्चन बनने लगेगा और फिर आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हम तो एनआईटी और आईटी जा ही रहे हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता है। तो इस चैनल पे यही होगा कि पहले तो थ्योरी का बहुत ही शॉर्ट में बताया जाएगा कि क्या-क्या है उसके चैप्टर के अंदर, कौन-कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ से कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ये उसके साथ-साथ क्वेश्चन को भी एनालिसिस करके दिखाया जाएगा कि उस सारे जो हमारा थ्योरी था उसको किस तरीके से अप्लाई करके हम लोग उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और जल्दी, जो एग्जाम में इतना प्रेशर होता है उस समय कुछ याद नहीं आता है, तो जब यहाँ पे आप थ्योरी देखिएगा, बार-बार उसको एनालिसिस देखिएगा, तो हो सकता है कि उस समय क्लिक कर जाए आपके दिमाग में और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा। तो यही हमारा ख्वाहिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए जेईई मेन अप्रैल में। हमारा सहयोग इसी तरीके से रहेगा कि आपका टॉपिक जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए और आपका क्वेश्चन बनाने का स्किल भी डेवलप हो और उसमें और मजबूत हो, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन बना सकें। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले बाइनोमियल थ्योरम, पीएमसी एंड प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरे चैप्टर्स में जाएंगे। तो पहले इन तीनों चैप्टर पे, बाइनोमियल थ्योरम ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका ऐसा क्वेश्चन आता है जो देखने में बहुत ही खतरनाक लगता है, देख के ही एकदम मन खराब हो जाता है, लेकिन इसका क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके सारे टर्म को समझना होगा, इसके अंदर क्या क्या है। तो वो अगर एक बार समझ गए और क्वेश्चन की वेरिएशन को अगर पकड़ना स्टार्ट कर दिए तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर ये जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, क्यों आया है बाइनोमियल थ्योरम, क्या हमारे जीवन में ये आसान करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस बाई का होल स्क्वायर बता दीजिए, तब तो आपको बोलिए कि x प्लस बाई का होल स्क्वायर तो आता ही है, तो बता दीजिए फिर आता है तो x प्लस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई का स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्मूला क्या खासियत है, फॉर्मूला क्या खासियत है कि x प्लस बाई का होल स्क्वायर किए तो कितना टर्म आया हमारे पास, एक तो आया एक्स स्क्वायर, एक आया 2x बाई, एक आया बाई स्क्वायर, तो हमारे पास 3 टर्म आया। अब इसमें एक और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि x पे पावर 2 था, लेकिन यहाँ पे पावर, x पे पावर कितना है 1, और यहाँ पे x पे पावर तो है ही नहीं, मतलब x का टर्म ही नहीं, मतलब x पावर कितना हो गया 0। अब यहाँ पे बाई नहीं था, यहाँ पे बाई पावर कितना था 1, यहाँ पे बाई पावर कितना था 2। तो हम देख पा रहे हैं कि बाई पे पावर बढ़ रहा है लेकिन x पे पावर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस तरीके से, और x प्लस बाई का होल स्क्वायर को अगर एक्सपेंड करते हैं तो टोटल 3 टर्म मिलता है। तो उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस बाई का होल क्यूब का बता दीजिए कि इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो कितना टर्म आएगा और क्या क्या आएगा।
तो एक्स क्यूब में हो जाता है कि एक्स क्यूब प्लस 3x² बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर प्लस बाई का होल क्यूब। अब इसमें ध्यान से देखिए, तो हम देख पा रहे हैं कि x पे पावर 3 है, लेकिन x पे पावर यहाँ पे कितना हो गया 2, और इसमें x पे पावर कितना हो गया 1, और यहाँ पे x पे पावर कितना हो गया खत्म, मतलब x है ही नहीं, खत्म हो गया। तो x पे पावर धीरे धीरे क्या हो रहा था, घट रहा था। उसी तरीके से हम अगर देखें तो यहाँ पे बाई है ही नहीं, मतलब बाई पावर कितना है 0, और यहाँ पे बाई पावर कितना है 1, यहाँ बाई पावर कितना है 2, बाई पावर कितना है 3। तो बाई पे पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है और x पावर क्या हो रहा है धीरे धीरे घट रहा है। तो x बाई क्या था, x था जो आगे लिखा हुआ था और बाई था जो पीछे लिखा हुआ था। तो x पे पावर धीरे धीरे घटा और बाई पे पावर क्या हुआ धीरे धीरे बढ़ा। अब उसके साथ साथ में ये भी देख सकते हैं कि हम अगर x प्लस बाई का होल क्यूब को एक्सपैंड कर रहे हैं तो कितना टर्म आ रहा है, तो टोटल 4 टर्म आ रहा है। तो ये बहुत हम लोग 9th-10th में ही पढ़ लेते हैं, तो ये बहुत जीवन आसान कर दिया था उस समय के लिए। लेकिन अब हम 11th-12th में आ गए हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम क्यों आया है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर x प्लस बाई पे पावर अगर आपको 10 करना हो, x प्लस बाई पे पावर अगर आपको 100 करना हो, x प्लस बाई पे पावर आपको 1000 करना हो या 2025 करना हो, कुछ भी करना हो तो आप कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये इसीलिए फॉर्मूला है कि x प्लस बाई पे पावर अगर n कुछ भी कर दिए तो यहाँ पे देख रहा है कि क्यूब को एक्सपेंड किए तो 4 टर्म आया, अगर पावर 4 को एक्सपेंड करेंगे तो 5 टर्म। उसी तरीके से n को अगर एक्सपेंड करेंगे, n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है तो कितना टर्म आएगा, n प्लस 1 टर्म आएगा। अब कौन कौन आएगा, तो देखिए अगर 3 था तो 3 से स्टार्ट हुआ था और पावर घटते गया था, और इधर बाई तो पावर 0 से स्टार्ट हुआ था और पावर बढ़ते गया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे ऐसे करेंगे कि x पे पावर n होगा और बाई पे पावर क्या होगा 0, फिर x पे पावर n-1 होगा और बाई पे पावर क्या होगा 1 होगा, x पे पावर n-2 होगा और बाई पे पावर क्या होगा 2 होगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि x पे पावर धीरे धीरे घटते जा रहा है और बाई पे पावर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और कहाँ तक बढ़ेगा कहाँ तक घटेगा, तो x पे पावर n से स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक जाएगा 0 तक जाएगा, और बाई पावर 0 से स्टार्ट हो तो कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ऐसे ही चलते चलते आए हैं, कहाँ तक जाएंगे ये, बाई पे पावर n तक जाएंगे, x पावर 0 और बाई पे पावर n तक जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि x पे पावर घट रहा था और बाई पे पावर बढ़ रहा था, तो इसमें भी हम कर दिए कि x प्लस बाई पे पावर अगर n कुछ भी हो अगर उसको एक्सपैंड करेंगे तो x पे पावर क्या होगा घटेगा और बाई पे पावर क्या होगा बढ़ेगा। तो x पे पावर जब घट रहा है और बाई पावर बढ़ रहा है तो इस तरीके से लिख दिए। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना होगा कि अगर हम इसमें एक्सपैंड किए थे तो सिर्फ ये सारा टर्म नहीं आया था, यहाँ पे कुछ गुना में भी था, यहाँ पे भी कुछ गुना में भी था। अब ये सब गुना में कौन आएगा, तो इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बोले हैं कि यहाँ पे क्या होगा, तो ये लेके आए कि NC 0 होगा, NC 1 होगा, और सब में जोड़ते जाते हैं बीच बीच में, NC 2 होगा और यहाँ पे NCN होगा। देखिए तो अब बाइनोमियल थ्योरम क्या बोल दिया कि x प्लस बाई पे पावर अगर आपको n करना हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। n कोई भी नेचुरल नंबर 100, 1000, 2000 कुछ भी। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो x पे पावर जहां से स्टार्ट होगा पावर उतना से पावर स्टार्ट करना और घटाते जाना, और बाई पे पावर बढ़ाते जाना, 0 से स्टार्ट करना। अब यहाँ देखिए ये क्या लिया गया है कि NC0, NC1, NC2 और से लेके कहाँ तक NCN तक। अब ऑब्जर्व करिए कि कितना टर्म है टोटल, अगर पावर n को एक्सपेंड किए तो कितना टर्म है टोटल, 0 से स्टार्ट हुआ फिर 1 फिर 2, तो कितना टर्म तक गया है n तक, तो टोटल कितना टर्म हुआ n प्लस 1 टर्म। तो अगर x प्लस बाई पे पावर n को एक्सपेंड करते हैं तो n प्लस 1 टर्म आता है। तो अब इसमें ये जानना है कि ये सब जो आया है वो क्या है, NC0, NC1, NC2, ये सब कौन है, कौन लोग हैं ये लोग। तो ये जानने के लिए हम लोग ये जानेंगे कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है ये भी जानेंगे, और ये भी देखो कि इसमें कितना टर्म आया था, x प्लस बाई पे पावर अगर n को एक्सपेंड करते हैं तो टोटल कितना टर्म है, x प्लस बाई पे पावर n को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास टोटल टर्म है n प्लस 1। तो n प्लस 1 टर्म है, तो ये हो गया पहला टर्म, और ये क्या हो गया दूसरा टर्म, और ये हो गया तीसरा टर्म। इस तरीके से ये चौथा टर्म और ये लास्ट वाला टर्म n प्लस 1वां टर्म। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए पहला टर्म बता दीजिए, तो T1 क्या लिखिएगा,
T1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगा, NC 0 x पे पावर n और y पे पावर 0। देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो NC 0, अब ये जो 0 है वो किसके ऊपर पावर गया है, y वाले पे पावर, और ये जो n माइनस 0 है वो किसके ऊपर पावर गया है, इसके ऊपर पावर। तो जाए कि सेकंड टर्म क्या होगा, तो सेकंड टर्म क्या होगा बता दीजिए, सेकंड टर्म क्या होगा, तो NC 1 होगा, और क्या होगा, x पे पावर n माइनस 1 और y पे पावर क्या होगा 1। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर T2 लिखना है तो यहाँ पे एक कम आता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट में जो है यहाँ पे नीचे वो एक कम है, और यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे रहेगा वही किसके ऊपर जाएगा, पावर y के ऊपर, और यहाँ पे कौन होगा, n माइनस 1। अब बता दीजिए हमको कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी टर्म T4 क्या होगा, तो T4 होगा तो NC, यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में 0 था, 2 में 1 था, तो एक कम होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब बता दीजिए कि x पे पावर कितना होगा और y पे पावर कितना होगा। दोनों पे पावर अगर जानना चाहते हैं तो जो यहाँ पे है वही किसके ऊपर पावर होगा, y के ऊपर, और जो दोनों का डिफरेंस है वो किसके ऊपर पावर होगा, x के ऊपर, तो n माइनस 3 हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जनरल टर्म r प्लस 1वां टर्म बताइए, तो जब r प्लस 1वां टर्म अगर पूछा जाए कि r प्लस 1th टर्म बताइए, तो हम क्या लिखेंगे कि NC एक कम होना चाहिए, मतलब NCR सीधे, और x पे पावर कितना हो जाएगा और y पे पावर कितना हो जाएगा, तो सोच समझ के बताइए। देखिए यहाँ जो भी रहता है r वो किसके ऊपर पावर चल जाता है, y के ऊपर, और दोनों का डिफरेंस किसके ऊपर पावर चल जाता है, x के ऊपर, तो इसमें पावर हो जाएगा n माइनस r। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम का यूज हुआ। बाइनोमियल थ्योरम क्या बताता है, बाइनोमियल थ्योरम ये बताता है कि NC मतलब x प्लस y पे पावर n को किस तरीके से एक्सपैंड करेंगे, तो ये पूरा तरीके से बता दिया कि किस तरीके से एक्सपैंड करेंगे। अब अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें बाइनोमियल थ्योरम ये बताता है कि x प्लस वाई पे पावर n को किस तरीके से एक्सपैंड करेंगे। अब जब आप एक्सपैंड कर रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि x पे पावर तो घट रहा है और y पावर बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास ये सब NC0 NC1 NC2 ये सब भी आया है। तो जब ये सब को अगर जानना हो कि ये क्या है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में x प्लस वाई पे पावर जब n को एक्सपैंड करते हैं तो उसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट का जरूरत पड़ता है। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट होता क्या है, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, किस किस चीज का बाइनोमियल कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए NCR जो था हमारा कि NCR इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r, और ये क्या हो जाएगा नीचे गुना फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे कैसे चीजों का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे n क्या हो सकता है, तो n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। और r क्या हो सकता है, तो r भी कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो n हमारा ये है कि n कुछ भी हो सकता है, मतलब किस में बिलोंग करेगा, 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। और r जो है वो क्या हो सकता है, 0 1 2 3 ऐसे हो, कुछ भी हो सकता है। अब एक चीज ये भी है कि जो हमारा n है और r है, जो ऊपर रहेगा वो हमेशा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो n जो होगा या तो ar से बराबर होगा या तो बड़ा होगा। तो ये तीनों चीज होगा तभी हमारा जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो डिफाइन होता है कि अगर n हमारा 1 2 3 4 या ऐसा कोई नंबर है और r साथ साथ में क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ होना चाहिए, और n हमेशा जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वाले से क्या होंगे, या तो बड़ा या तो बराबर। तभी ये तीनों जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी बाइनोमियल कोफिशिएंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब ये बाइनोमियल कोफिशिएंट निकाले हैं कैसे, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने के लिए फैक्टोरियल n का जरूरत है, फैक्टोरियल r का जरूरत है, फैक्टोरियल n माइनस r का जरूरत है। तो अब यह है कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल n कैसे निकालेंगे, तो फैक्टोरियल n निकालने के लिए बस ये करना है कि 1 से लेके n तक के नंबर को गुना कर देना है। फैक्टोरियल r कैसे निकलेगा, तो 1 से लेके r तक के नंबर को क्या कर देंगे, गुना। तो फैक्टोरियल n जो होता है वो 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके कहाँ तक हो जाता है, n माइनस 1 इंटू n तक ऐसे। उसी तरीके से फैक्टोरियल r भी निकाल लेंगे, फैक्टोरियल 3 भी निकाल लेंगे, फैक्टोरियल 4 भी निकाल लेंगे। तो जिस तरीके से उसका वैल्यू निकलेगा, तो फैक्टोरियल का जैसे ही निकला तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का भी वैल्यू निकल जाएगा। अब फैक्टोरियल का में किसका किसका डिफाइन होता है, फैक्टोरियल n हो गया,
तो n कोई भी नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होता है, साथ साथ में 0 का भी फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब यह है कि 1 का फैक्टोरियल अगर निकालना हो तो 1 ही हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल निकालना हो तो 1 इंटू 2 2 हो जाए, फैक्टोरियल 3 निकालना हो तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा जी 6, फैक्टोरियल 4 निकालना हो तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 कितना हो जाएगा 24। उसी तरीके से फैक्टोरियल 5 निकालना हो तो 120, फैक्टोरियल 6 निकालना हो तो 720। इस तरीके से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे है कि फैक्टोरियल 0 कितना होगा, तो फैक्टोरियल 0 लेते हैं हम लोग 1। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 0 पता चल गया। अब यहाँ के फैक्टोरियल में कुछ डिफिनीशन है, कुछ प्रॉपर्टी निकल जाएगा कि फैक्टोरियल अगर n+1 का निकाल रहा है, देखिए अगर फैक्टोरियल n+1 का निकाल रहा है तो क्या हो जाएगा n+1 से स्टार्ट होगा और n होगा और घटते घटते कहाँ चला जाएगा 2 1। मतलब यह है कि जिस नंबर का भी फैक्टोरियल निकालना हो वहां से स्टार्ट करो और कहां तक चल जाओ गुना करते करते 1 तक, और यह या तो 1 से लेके वहां तक भी जा सकते हैं, दोनों तरीके से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे फैक्टोरियल n+1 निकालना था तो देखिए क्या हुआ n+1 इंटू n इंटू ऐसे घटते घटते कहाँ चला गया यहाँ तक चले गए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये हो रहा है कि n+1 जो है वो अलग है और यहाँ से अगर नंबर ये सबको क्लब कर दे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 ऐसे गुना होते जाएगा तो कहाँ तक जा रहा है n तक, तो इसको बोल सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ n। तो इसको ऐसे आ गया कि अगर n+1 का फैक्टोरियल निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं n+1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n। इस तरीके से पहला प्रॉपर्टी दिख गया। तो कोई भी फैक्टोरियल 10 अगर निकालना हो तो 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं, अगर फैक्टोरियल 100 है तो 100 इंटू फैक्टोरियल 99 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल का यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, जिस तरीके से रहेगा वैसा। अब यहाँ पे फैक्टोरियल का हो गया। अब यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट एनसीआर का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट का भी प्रॉपर्टी होगा। क्या होगा प्रॉपर्टी बाइनोमियल कोफिशिएंट का, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट एनसीआर है, तो अगर एनसीआर लिख रहे हैं तो फैक्टोरियल एन लिख रहे हैं, फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए एन सी एन माइनस आर का वैल्यू निकालिए तो इसका क्या लिखिएगा, तो इसका भी लिखिएगा कि फैक्टोरियल एन तो ऊपर होगा ही होगा, एन कहाँ से आया क्योंकि इसका था। अब नीचे क्या क्या आएगा एन माइनस आर, एन माइनस आएगा क्योंकि ये नीचे एन है, एन माइनस आर है तो उसका फैक्टोरियल हो गया। अब एक और टर्म क्या आता है, एक और टर्म ये आता है कि दोनों का डिफरेंस ऊपर में से नीचे को अगर घटाते हैं तो ऊपर में से अगर नीचे को घटाएंगे तो क्या होगा n माइनस आर को अगर हम घटा देंगे तो देखिए अगले स्टेप में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, तो फैक्टोरियल n बटे क्या हो जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे कौन है n कट गया तो r का फैक्टोरियल। अब हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से निष्कर्ष निकला कि बाइनोमियल कोफिशिएंट में सबसे पहला प्रॉपर्टी कि NCR किसके बराबर होगा NC n माइनस आर के, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट का सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी निकल गया। बाइनोमियल कोफिशिएंट का कुछ प्रॉपर्टी याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो जैसे ही याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएगा। जैसे देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट में सबसे पहले हम लोग अभी देखे थे कि NCR जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो किसके बराबर हो जाता है NC n माइनस आर के बराबर हो जाता है। और देखिए यहाँ पे अब ये प्रॉपर्टी ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास NCR है और अगर आपके पास NCR+1 है, देखिए NCR और NCR+1, अब इसमें दोनों में क्या हो रहा है कब ये लगेगा, तो ये लगेगा देखिए कि ऊपर दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है कोफिशिएंट में जो n है दोनों का सेम है। और नीचे क्या हो रहा है, नीचे एक से चेंज हो रहा है, एक जगह पे r है तो दूसरी जगह पे एक ज्यादा है, एक जगह पे 5 रहेगा दूसरी जगह पे 6 रहेगा, एक जगह पे 10 रहेगा तो दूसरी जगह पे 11 रहेगा, मतलब एक का ही डिफरेंस होना चाहिए तभी ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, ये देख रहा है कि ऊपर nn था तो ऊपर एक बढ़ गया, मतलब कितना हो गया n+1, ऊपर अगर 10 रहेगा तो कितना हो जाएगा 11, और नीचे देख रहे हैं कि एक r था और एक r+1 था, तो जो सबसे ज्यादा था दोनों में से कौन ज्यादा जी r+1, r और r+1 में ज्यादा है r+1, तो ज्यादा वाला हो गया यहाँ पे। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको यूज करेंगे तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन बनेगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, तीसरा प्रॉपर्टी ये होगा कि अगर हम NCR+1 बटे NCR करते हैं तो इसका क्या होगा, तो नीचे हो जाएगा R+1 और ऊपर हो जाएगा n माइनस आर। देखिए
कैसे लिखेंगे? तो देखिए कि दोनों में से कौन बड़ा है, r और r प्लस 1 में से कौन बड़ा है? तो r प्लस 1 बड़ा है, तो नीचे क्या बच गया? r प्लस 1। अब ऊपर n का फैक्टोरियल तो दोनों में सेम होगा तो कट जाएगा। अब डिफरेंस किसका ज्यादा है? तो n माइनस आर यहाँ पे डिफरेंस है और यहाँ पे क्या है? n माइनस आर माइनस 1, तो कम हो गया। तो ज्यादा क्या है? n माइनस आर, तो n माइनस आर ऊपर बच गया। तो अगर आपको इसका जरूरत है तो ये लिख सकते हैं। अगर ये भी हो देख सकता है साथ साथ में कि अगर इसका जरूरत पड़ जाए कि एन सी आर बटे एन सी आर माइनस 1, तो यहाँ पे बताइए r और r माइनस 1 में कौन बड़ा है? तो r बड़ा है, तो r यहाँ पे आ गया। अब डिफरेंस किसका ज्यादा होगा? n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे n माइनस आर होगा, तो यहाँ पे बचेगा n माइनस आर प्लस 1। तो ये रेशियो अगर हम लोग याद रखेंगे तो जल्दी बनेगा क्वेश्चन। तो ये रेशियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिक, ये चारों जो प्रॉपर्टी है बहुत ही बेसिक है बायनोमियल कोएफिशिएंट का, तो ये चारों तो एकदम याद होना ही चाहिए। क्या हो रहा है इसमें, कैसे कैसे अप्लाई होगा? तो कहीं पे ऐसा हो सकता है कि tan c4 है, तो tan c4 किसके बराबर हो जाएगा? tan c6 के बराबर। तो n प्लस 1 हो गया और r प्लस 1 था तो कितना हो गया? r प्लस 1।